और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। किसी भी समाज की प्रगति की प्राथमिक आधारशिला मजदूर वर्ग है, जिसको कि कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी प्लान के जो लॉकडाउन घोषित किया गया, उसका सबसे बड़ा कुप्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ा। ये हमारे समाज का वो तबका है जिनकी रोजाना की आय से ही उनका और उनके परिवार का पेट पलता है, और ऐसे में कुछ घंटों में ही जब इन लोगों के हाथों से इनकी रोजी रोटी छीन ली गई तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा, और ये लोग लाखों की तादाद में शहरों और महानगरों को छोड़कर पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1947 में पार्टीशन के बाद का ये सबसे बड़ा पलायन था, जिसमें इन लोगों ने हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल भी तय की और इनमें से बहुत लोगों की जानें भी चली गई। घटना रिपोर्ट हुई थी इसी साल 8 अप्रैल को, जब बिहार के गया में अस्पताल में एडमिट एक 24 साल की महिला के साथ दुराचार और मृत्यु का मामला सामने आया था। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जहां समूचे देश से मजदूर तबके के लोगों का पलायन जारी था, उसी बीच बिहार के गया जिले से ये घटना सामने आई थी। दरअसल धर्मेंद्र चौधरी और उसकी पत्नी 25 मार्च को लुधियाना से अपने घर बिहार लौटे थे। धर्मेंद्र लुधियाना में साइकिल पेंट का काम करता था, और लॉकडाउन के चलते जब उसका काम धंधा बंद हो गया तो रुपए की किल्लत हो गई। लुधियाना में उसकी पत्नी 2 महीने गर्भ से थी, मगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसको गर्भपात करवाना पड़ा था। उसके बाद भी ब्लीडिंग न रुकने की वजह से और रोजी रोटी छिन जाने की वजह से धर्मेंद्र 25 मार्च को महिला को एम्बुलेंस से बिहार लेकर आया, और गया पहुंचने के बाद इसको उसने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। धर्मेंद्र की मां का कहना था कि एम्बुलेंस ने लुधियाना से यहां तक लाने के लिए 40,000 रुपए लिए थे, जो कि धर्मेंद्र के घर वालों और ससुराल वालों ने मिलकर चुकाए थे। धर्मेंद्र की पत्नी को पहले शेर घाटी के सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया गया था, मगर कोई फायदा न होने की वजह से उसको वहां से मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के बाद महिला को कोविड संक्रमण होने की आशंका के चलते 1 अप्रैल को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। उस दौरान वार्ड में वो अकेली थी, और यह सुनने में आया था कि इसी का फायदा उठाकर एक डॉक्टर ने 2 और 3 अप्रैल को उसके साथ दुराचार किया। कोविड का रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद 3 अप्रैल की शाम को महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, मगर वहां से लौटने के बाद भी उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं, और 6 अप्रैल को महिला का देहांत हो गया। महिला की सास फुलवा देवी का कहना था कि वो अस्पताल से लौटने के बाद से बहुत ही डरी सहमी सी रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। महिला ने अपनी सास को इस वाकया के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि जिस डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया वो माथे पर टीका लगाता था। जब उसने वहां के सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसने बोला कि अगर ये बात खुल गई तो महिला की ही इज्जत पे बात आ जाएगी। उसके बाद 2 दिन लगातार ये दुष्कर्म होता रहा। उनका यह भी कहना था कि 6 की सुबह जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो वो बेहोशी की हालत में यही बड़बड़ा रही थी कि हम सोए तो डॉक्टरवा आ जाएगा। अस्पताल का इलाका थाना रोशनगंज के अंतर्गत आता है। मामले का संज्ञान लेते हुए मेडिकल थाना अध्यक्ष फहीम खान ने मामले को जल्दी ही परिणाम तक लाने का आश्वासन दे दिया था। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर वीके प्रसाद का कहना था कि मैटर बहुत ही सीरियस है। वो सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अपराधी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और सभी तथ्यों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही कोई नतीजा सामने आता है तो वो लोग अपराधी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। गया पुलिस ने 11 अप्रैल को उस स्वास्थ्य कर्मी को अरेस्ट कर लिया था जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया था, और इसी बीच पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को भी अरेस्ट किया था जो अपने आप को डॉक्टर बताते थे और डॉक्टर की वेशभूषा में रहते थे। उनके पास से उनको डॉक्टर किट भी मिली थी। इनमें से एक आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का कर्मचारी था।